हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट बुक का। ये चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो अभी क्या किया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ स्टार्ट की गई है और फर्स्ट बुक भी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ स्टार्ट की गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार विजिट करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स का वो लेक्चर भी देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की ओर। केमिकल काइनेटिक्स देखिए, आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहां पे रिएक्टेंट कहीं में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। मान के चलिए, थोड़ा सा मैं बेसिक बताना चाहता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इजी चैप्टर होता है। जैसे ये Na है, एटॉमिक नंबर कितना है 11। क्लोरीन कौन है हमारा, क्लोरीन। इसका कितना है एटॉमिक नंबर 17। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 281। दिस इज बोर बड़ी कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज 2,8,7। ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन है किसके, सोडियम के और क्लोरीन के। तो आपको पता है कि ये आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, कोई दो एलिमेंट रिएक्शन क्यों करते हैं। ये रिएक्शन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों का जो ऑक्टेट है वो अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसे, क्लोरीन को। और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे बनता है नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन। और आयनिक इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब NaCl में इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसकी बात करें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जब इन दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर ये दोबारा रिएक्शन क्यों करेंगे। अगर मैं NaCl की रिएक्शन किसी से कराऊं, जैसे H2O से कराता हूं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करूं, अब ये पहले से स्टेबल हो चुका है और ये भी पहले से क्या हो चुका है, स्टेबल। तो फिर ये रिएक्शन कर क्यों रहे हैं। अब क्या आवश्यकता है इन्हें रिएक्शन करने की। तो वही सेम चीज यहाँ भी है कि कोई एलिमेंट पहले रिएक्शन इसलिए करता है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे और स्टेबल हो जाए। बट यहाँ पे तो स्टेबल है, फिर ये दोबारा रिएक्शन क्यों करते हैं। तो हमें पता है कि कोई रिएक्शन जो होती है, कोई रिएक्शन जो मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो वो इसलिए दोबारा रिएक्शन करते हैं। NaCl इसलिए इसके साथ दोबारा रिएक्शन कर रहा है क्योंकि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में चल जाती है, रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर एनर्जी वेयर एनर्जी डिक्रीजेज, वेयर एनर्जी डिक्रीजेज, जहां रिएक्टेंट्स की एनर्जी डिक्रीज होती हो। और आपको पता है एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दैट मीन्स हर रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागना चाहती है जहां पे उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, हमने ए और बी को कंबाइन किया और इससे क्या बनाया, हमने सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। तो हर एक रिएक्शन की एक स्पीड होती है, एक क्या होती है, रेट होती है कि वो रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, वो रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। तो रिएक्शन की रेट को देखिए, दो वर्ड है स्पीड और रेट। अब स्पीड जनरली फिजिक्स के अंदर यूज किया जाता है, केमिस्ट्री में क्या यूज किया जाता है, रेट। तो यहाँ पे बात करेंगे हम रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, ROR। अब किसी रिएक्शन की रेट को डिफाइन करना है। अब कोई रिएक्शन है तो वो स्लो भी हो सकती है, वो टाइम लेती हो, वो फास्ट भी हो सकती है, वो मॉडरेट भी हो सकती है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन की रेट कैसे डिसाइड करते हैं, रिएक्शन की रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो सारी चीजें पढ़नी होती हैं। यानी कि ओवरऑल रेट से रिलेटेड जो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ पे है, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब गतिशील, मोशन में जो चीज होती है, और मोशन में स्पीड है, स्पीड है तो वहां पे रेट की बात होगी। रेट की बात करने वाला चैप्टर कौन सा है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो किसी रिएक्शन की रेट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स। एक बार डेफिनेशन बता देता हूं मैं, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction and the factors which affecting to the rate of chemical reaction. Okay students, तो किसी रिएक्शन की रेट को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, वो सब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने हेडिंग लगा ली होगी, इसका इंट्रोडक्शन लिख लेगी, इसकी डेफिनेशन क्या है वो सब मेंशन करें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ chemical reaction, types of chemical reaction on the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन कितनी टाइप की होती है। अगर हम रेट के बेसिस पे रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करें तो रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। रिएक्शन कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन, दे आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ये कौन सी वाली है? फास्ट रिएक्शन है। दूसरी कौन सी है हमारो? स्लो रिएक्शन। ये है हमारी स्लो रिएक्शन। एंड थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। समटाइम्स दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। तो हम किसी रिएक्शन को स्लो फास्ट किस भी यहाँ पे बोलते हैं। आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। अब केमिस्ट्री में तो आप डिस्टेंस कवर नहीं करोगे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस कवर की। यहाँ पे कौन डिस्टेंस कवर करेगा? तो यहाँ रेट कैसे डिफाइन होगी वो भी बताऊंगा अभी। तो इन रिएक्शंस को इन्होंने कैसे कैसे क्लासीफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे इसे क्लासीफाई किया गया है। अभी कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि, क्योंकि आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियो में थोड़ा फोकस में प्रॉब्लम कर रहा था। तो जिनमें लगने वाला टाइम बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी रिएक्शन जिनमें लगने वाला टाइम बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि उनकी स्पीड कैसी होगी? कम। जिनकी स्पीड कम होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी स्लो रिएक्शन। जिनमें लगने वाला टाइम बहुत कम होगा, टाइम बहुत ही कम होगा, यानी कि उनकी स्पीड कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा, दे विल बी फास्ट रिएक्शन। तो जो डेफिनेशन बनी है दैट इज फॉर्म्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं कैटेगराइज करता हूँ। कैटेगराइज कैसा करेंगे? ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज आर द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -14 सेकेंड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -14 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है, यानी कि विद इन सेकंड से कंप्लीट हो जाती है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उन्हें फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम फास्ट रिएक्शन की बात करें तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, फास्ट रिएक्शन अत्यधिक फास्ट होती है। देखिए आप कितनी फास्ट है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, ये आपको पता होगा, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ मिलता है तो सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो जितनी एसिड बेस रिएक्शन है दे आर कैटेगराइज्ड इन द फास्ट रिएक्शन। ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है? फास्ट रिएक्शन में। जैसे ये बताता हूं मैं, ऑल आयनिक रिएक्शन, ऑल आयनिक रिएक्शंस जो आयंस के थ्रू कंप्लीट होती है, जैसे ए बी कंबाइन विद सी डी, और ए पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, बी पे 1 नेगेटिव है, सी पे 1 पॉजिटिव है और डी पे 1 नेगेटिव है। तो ए किसके साथ जाएगा? ए जाएगा डी के साथ, तो यहाँ से बनेगा ए डी और प्लस बी सी। अब ये रिएक्शन आयंस के थ्रू कंप्लीट हुई है। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती है ये भी सारी की सारी फर्स्ट कैटेगरी में आती है। आयनिक रिएक्शंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए रिएक्शन भी जल्दी हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं एजी, अब एजी के बारे में काम की बात यह है, सिल्वर इज फाउंड ऑफ हेलोजेंस। सिल्वर जो है शौकीन होता है, किसका शौकीन होता है? हेलोजेंस का। हेलोजेंस किन्हें बोला जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर किसी रिएक्शन में एजी इनमें से किसी के साथ रिएक्शन कर रहा हो तो इनकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? बहुत ही स्पीडली होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगी। और बहुत ज्यादा फास्ट होगी तो इसका क्या मतलब है? किस कैटेगरी में कैटेगराइज होगी? फास्ट रिएक्शन में। तो वी कैन से दैट फास्ट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -14 सेकंड, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट रिएक्शंस है। तो फास्ट वाली ये होगी एसिड बेस, सभी आयनिक रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद सिल्वर, ये सब फास्ट रिएक्शन में आती है। तो ये आपको याद रह जाएगी। सेकंड है हमारी कौन सी? सेकंड है हमारी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन। अभी स्लो रिएक्शन कौन सी है? स्लो रिएक्शंस वे होती है, देखो कैटेगराइज कैसे किया है, जो विद इन सेकंड कंप्लीट हो जाए वो फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जिनमें लगने वाला टाइम 24 आवर्स, दैट मींस 1 डे से ज्यादा हो, जिनमें लगने वाला टाइम 1 दिन से ज्यादा होगा, दे विल बी कैटेगराइज्ड इनटू स्लो रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल्स में अगर हम बात करें स्लो रिएक्शंस में, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो जंग लगने की प्रक्रिया है, वो जो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो प्रोसेस होती है, क्या वो 1 दिन के अंदर हो जाती है? नहीं। तो ये एक स्लो रिएक्शन है। जैसे H2+O2 दैट मेक्स H2O। अब आपने जीवन का पृथ्वी पे कैसे जीवन आया उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है कि वाटर जो है ना,
वाटर बहुत लंबे टाइम पे बाद बना होगा। अब वो कैसे पता लगाया गया है, वो इसी रिएक्शन से पता लगाया गया है, क्योंकि H2 प्लस O2 से जो H2O बनता है इट इज एक्सट्रीमली स्लो, हजारों साल लग जाते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। नॉर्मली आइडियल कंडीशन में कोई टेम्परेचर ना हो, कोई कैटलिस्ट ना हो, कुछ ना हो, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम फास्ट करा लेते हैं आज कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करके, इस रिएक्शन की रेट बढ़ा लेते हैं, बट ओवरऑल ये क्या है, ओवरऑल ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है। तो ये वाली रिएक्शन हुई। तो स्लो रिएक्शंस कौन सी होती है, जिनमें लगने वाला टाइम मोर देन 1 डे हो, 24 आवर से ज्यादा लेती हो, ऐसी रिएक्शन कैटेगराइज की जाती है किसमें, स्लो रिएक्शंस में। अब हमारी कौन सी बची, अब हमारी बची मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज आर द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स बिटवीन बिटवीन 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड टू कितना 24 आवर्स, यानी कि जो फास्ट रिएक्शन और हमारा स्लो रिएक्शन के बीच का जो टाइम होगा जो उसमें कंप्लीट हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं आप बहुत इजीली जान सकते हैं। डाइजेशन, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो विद इन 1 डे हो जाती है, आपको सभी को पता है। एंजाइम्स पे डिपेंड करता है, अगर एंजाइम्स एक्टिविटी अच्छी है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा विद इन हो जाती है मतलब। तो ये डाइजेशन वाली प्रोसेस हुई। टी, फॉर्मेशन ऑफ टी, चाय का बनना, वो भी सब क्या है, ये सब एक मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ से ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए किस रिएक्शन को मॉडरेट बोलते हैं, किस रिएक्शन को हम स्लो बोलते हैं, और किस रिएक्शन को हम फास्ट बोलते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स ने रिएक्शन को रेट के बेसिस पे 3 टाइप में क्लासिफाई किया है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। एक नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड accurately, accurately means without any error, only in case of, only in case of moderate reaction. Yes, this is right. ये क्या बोला है इसने, इसे समझिए। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट एरर अगर आपको बताना है कि वो एक्यूरेट किस स्पीड से हो रही है, क्या उसकी रेट है, तो वो केवल एक्सप्लेन किया जा सकता है ओनली इन द केस ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, वो केवल मॉडरेट रिएक्शन के ही केस में किया जाता है। अब ऐसा इसलिए है, आपको समझ में भी आ गया होगा, जो फास्ट है वो इतनी फास्ट होती है कि अगर हम वहाँ पे रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसमें एरर आती है, और स्लो रिएक्शन इतनी स्लो है कि उनके लिए बैठना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्यूरेटली जो डिटरमाइन किया जाता है दैट इज ओनली इन द केस ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक शायद आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। मैं इसे रब कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो केमिकल रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा सकते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम बात करें, कोई रिएक्शन है वो एक्सट्रीमली स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो है, डेट मीन्स वो आपसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाए, आपको प्रोडक्ट जल्दी बनाना है। मान के चलिए एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हमारा, क्या, हैबर प्रोसेस, अमोनिया फॉर्मेशन हम उसमें करते हैं। अब मान के चलिए कोई कंपनी है, जो कोई इंडस्ट्री है जो अमोनिया फॉर्मेशन करती है, अब वो अमोनिया बनाती है एक दिन के अंदर 2 kg, और उनके पास में ऐसा टेंडर आ जाए कि उन्हें एक दिन के अंदर विद इन 1 डे उन्हें कितना प्रिपेयर करना है, 20 kg। तो ऐसे केस में क्या वो अपने इक्विपमेंट्स, अपनी मशीन चेंज करेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, कोई ऐसा फैक्टर पता लगाएंगे जिससे उनकी रिएक्शन की रेट क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। और रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तो दे कैन बी प्रिपेयर मोर प्रोडक्ट इन द सेम डे। और वो कैसे होगा, ड्यू टू फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड को घटा सकते हैं और स्पीड को बढ़ा सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं।
सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमने A प्लस बी को मिलाया और इससे हमें क्या बनाना है, C बनाना है, तो इनकी कैसी नेचर है ये इससे भी डिसाइड होगा कि इस रिएक्शन की स्पीड कैसी होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होती है, जो आयनिक फॉर्म में होती है, आयनिक फॉर्म वाली फर्स्ट होती है। अब यहाँ पे बात क्या है, अगर ये रिएक्टेंट, अगर इनकी नेचर आयनिक है, इनकी नेचर कैसी है, आयनिक है। नेचर आयनिक होने से क्या मतलब है, नेचर आयनिक होने से मतलब है कि इनके बीच जो बॉन्ड्स है वो कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो यहाँ पे जो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हो। कौन से बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं HCl और प्लस NaOH, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शंस आर आयनिक रिएक्शंस। तो अगर ये आयनिक है और यहाँ पे कोवलेंट रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कार्बन के कंपाउंड्स कोवलेंट रिएक्शन दिखाते हैं, PCl5 डाल लीजिएगा आप इसमें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है यहाँ पे कि आयनिक रिएक्शन है और ये रिएक्शन कैसी है, कोवलेंट। और आयनिक रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, फास्ट होती है। अगर आयनिक रिएक्शन फास्ट होगी तो डेट मीन्स इसका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे बताना क्या चाहता है कि जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो किस फॉर्म में लिया है, आयनिक फॉर्म में लिया है या कोवलेंट फॉर्म में लिया है। तो वो डिसाइड करता है उसके अंदर किस प्रकार के बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर आयनिक बॉन्ड हो गए तो रिएक्शन विल बी फास्ट, अगर कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए तो रिएक्शन विल बी स्लो इन कंपैरिजन टू आयनिक। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है बॉन्ड की अवेलेबिलिटी, बॉन्ड किस प्रकार की प्रेजेंट है वहां पे। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि आयनिक बॉन्ड विल गिव फास्टर रिएक्शंस एंड कोवलेंट कंपाउंड्स विल गिव स्लो रिएक्शन इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आपने रिएक्टेंट किस टाइप का लिया है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आयनिक रिएक्शंस में आयन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आयन इजीली अवेलेबल होते हैं तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। दूसरा फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। क्या है हमारा अगला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करती है। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टेम्परेचर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से प्रभावित होगा वो। तो कैसे, अब टेम्परेचर के एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए एक आई है आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी। आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, अब ये थ्योरी क्या है, अब इस थ्योरी को समझना होगा थोड़ा सा। ये थ्योरी आप समझिए और इस थ्योरी के वे पॉइंट देखना, आप इस पे सारे काम करेंगे आके। और ये बहुत इजी है, बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा होता है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं फिर। अब आर्हेनियस ने क्या दिया, जब आर्हेनियस ने बताया कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, उनके बीच में टक्कर होती है। और अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन जितना ज्यादा होगा उस रिएक्शन के प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा और उस रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। ये इनका पहला पॉइंट है। इन्होंने क्या बताया, कोलिजन इज मस्ट, पहले पॉइंट में इन्होंने बोल दिया कि कोलिजन इज मस्ट बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। दूसरा इन्होंने क्या बोला, द कोलिजन शुड बी इफेक्टिव, द कोलिजन शुड बी इफेक्टिव, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अब इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है, देखिए ये आपके पास में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इन दोनों के बीच में हमें रिएक्शन करानी है। अगर ये एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से ऐसे टकरा के जाते हैं, तो दिस कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव कोलिजन। ये इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है इफेक्टिव, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एरिया एक दूसरे को कवर नहीं किया है। जैसे आप समझिए ये मेरा हैंड है और मैं इसका कोलिजन इससे ऐसे कराऊं, ऐसे ये इससे ऐसे टकरा के जाता हूं, तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। अगर ये हाथ एक दूसरे से ऐसे टकराए तो ये इफेक्टिव कोलिजन है, क्योंकि मैक्सिमम सरफेस एरिया एक दूसरे को टच किया है, तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। और अगर ये वाला कोलिजन, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ऐसे टकराए ऐसे, तो दिस इज ए इफेक्टिव कोलिजन। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि कोलिजन की वजह से रेट का क्या चक्कर है। अब कोलिजन का रेट से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो आपको पता है हर एक एलिमेंट में एक मास होता है, हर एक सब्सटेंस का खुद का मास होता है, और E इक्वल्स टू mc² सभी को पता होगा। मास होगा तो एनर्जी इक्विवेलेंट होगी, अगर मास है तो एनर्जी कहीं ना कहीं होगी, और मास की वजह से एनर्जी है तो दोनों में एनर्जी होगी।
अब एक की एनर्जी मान लेते हैं कम और एक की एनर्जी मान लेते हैं ज्यादा। बी की एनर्जी ज्यादा है और ए की एनर्जी कम है। अब जैसे ही एक दूसरे से मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर। तो बी जैसे ए से टकराएगा, बी की एनर्जी ज्यादा है और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है? हाई टू लो। तो बी वाला एनर्जी ट्रांसफर कर देगा किसे? ए को। तो अगर ए की रिएक्टिविटी कम है, मान के चलिए किसी सैंपल के अंदर 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उनमें से 90 तो एक्टिवेट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 10 मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? नॉन रिएक्टिव है, मतलब वो रिएक्शन कर तो पाते हैं पर उनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है। तो ऐसे केस में अगर उनके बीच में कोलिजन हो जाए, उन 10 मॉलिक्यूल को 90 मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन हो जाए, तो कोलिजन होने की वजह से उनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कोलिजन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, और एनर्जी ट्रांसफर की वजह से ही क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है कहीं में, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है कहीं में प्रोडक्ट में। तो इफेक्टिव कोलिजन इज मस्ट। ये क्या है? मस्ट है, ये कंपलसरी है। आर्हेनियस थ्योरी में ही बताया गया कि कोलिजन भी इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन इफेक्टिव कोलिजन है तो उसमें मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर नहीं करेगा। मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर नहीं करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर कम होगा। अब मान के चले उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए और एनर्जी ट्रांसफर हुई हो कम, तो ऐसे केस में वो एक्टिवेटेड नहीं हो पाएगा। तो आर्हेनियस ने बताया कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जितने ज्यादा हो गए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही रिएक्टेंट कहीं में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन की कहीं ना कहीं रेट बढ़ेगी। अब इस चीज को टेम्परेचर पे कैसे लगाते हैं हम, मतलब इस थ्योरी को टेम्परेचर पे कैसे लगाएंगे? देखिए, जैसे मान के चलिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है जिनके बीच में हमें क्या करानी है? हमें रिएक्शन करानी है। और मैं नीचे से क्या दे दूं? नीचे से मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर गेन करेंगे ये पार्टिकल्स, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मोशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे आप एक कमरे के अंदर है और वहां पे जो है हीट प्रोड्यूस हो जाए, हीट आने लगे बहुत ज्यादा, तो आप क्या करोगे? मूवमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, बैठ नहीं पाओगे एक जगह। तो जैसे ही हीट मिलती है मोशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही मोशन स्टार्ट होगी इनके बीच में एकदम क्या स्टार्ट होगा? कोलिजन स्टार्ट होगा। इनके बीच में कोलिजन स्टार्ट होगा। अब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन उतना ज्यादा होगा, और कोलिजन जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन उतने ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जितने ज्यादा हो गए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा कन्वर्ट हो गए इन द प्रोडक्ट, और रिएक्शन की रेट भी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, देन they will absorb the energy, reactant molecules will absorb the energy। reactant molecule क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उनमें नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, क्या होगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा तो डेट मीन्स रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट टू द मोर लेवल। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन उतनी ही जल्दी होने लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनमें कोलिजन होता है, और कोलिजन भी इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन जितने ज्यादा होते हैं रिएक्टेंट उतना कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जितना बनेगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। डेट मीन्स रिएक्शन विल बी इन द स्टेबल फॉर्म। तो ये वाला फैक्टर आपको शायद समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर वाला। हमारा थर्ड फैक्टर क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट है थर्ड फैक्टर भी हमारा। थर्ड फैक्टर पे हमारी रेट लॉ भी दिया गया है। रेट लॉ इज बेस्ड ऑन थर्ड फैक्टर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आपने कितने मोल्स लिए हैं? अब देखिए आप इसे थोड़ा सा समझते हैं। एक रूम में दो इंसान है, ए और बी, और अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ए और बी के बीच में टेम्परेचर क्या कर दे? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो कोलिजन इन्हीं के बीच होगा। मतलब जो टेम्परेचर कोलिजन होगा वो केवल इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही पॉसिबल है। अगर मान के चले किसी रूम के अंदर 100 पीपल्स है, कितने? 100 लोग हैं, और आप वहां का टेम्परेचर बढ़ाए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियसली क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन उतना ही ज़्यादा होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो ये ज़्यादा लिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा हो गए। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जितना ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट मोर, और प्रोडक्ट में उतना ही ज़्यादा जाएगा, और प्रोडक्ट में जितना ज़्यादा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो वी कैन से दैट rate of any reaction is directly proportional, rate of any chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant। reactant molecules की concentration जितनी ज़्यादा लोगे उस रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एंड इट इज़ वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो चुका है, तो ये इसमें तो आपको वैसे भी जनरली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट भी चीज़ें नहीं है। तो पहला फैक्टर क्या था हमारा, बॉन्ड किस टाइप की प्रेजेंट है, आयनिक है या कोवेलेंट है, आयनिक में ज़्यादा होती है। दूसरा था हमारा टेम्परेचर, उस रिएक्शन को टेम्परेचर कितना दिया गया है। और तीसरा क्या था हमारा, कॉन्सेंट्रेशन। एंड फोर्थ विल बी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, अब इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आपको जनरली पता होगा हमारे पास में क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे क्रिस्टल हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के बहुत सारे क्रिस्टल हमने इकट्ठे किए हुए एक जगह, और उन क्रिस्टल्स को हम क्या करें, आग लगाए, फायर दे उन्हें। तो जैसे उन्हें आग लगाएंगे तो वो क्रिस्टल जल्दी आग पकड़ेंगे या ज़्यादा जल्दी जलेंगे, या एक दूसरा ऑप्शन है उन क्रिस्टल्स का हम क्या करें, उन क्रिस्टल्स को हैमर वगैरह से तोड़ के उनका पाउडर बना ले, और उनका जो पाउडर बना है, उनका जो पाउडर बना है फिर उसे आग लगाए। तो कौन से वाला फॉर्म जल्दी जलेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म या पाउडर फॉर्म, एमोर्फस फॉर्म जिसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन वाला जल्दी जलेगा या फिर एमोर्फस वाला जल्दी जलेगा। ऑब्वियसली बात है कि आप एमोर्फस वाला जो है पाउडर फॉर्म वाला वो जल्दी जल जाएगा। अब उसका बेसिक रीजन क्या होता है, बेसिक रीजन ये होता है कि जब हम कोई चीज क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेते हैं, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, जो उसके जो सरफेस एरिया वो कवर रहता है, ढका रहता है। अब सरफेस एरिया ढका रहेगा तो रिएक्शन बाहर होगी, रिएक्शन बाहर होगी तो अंदर जाने में टाइम लेगी। पर अगर किसी चीज को आप ओपन फॉर्म में ले आए, कन्वर्ट कर दे उसे पाउडर फॉर्म में, तो उसका सरफेस एरिया ओपन हो जाएगा। अब उसके हर पार्ट पे रिएक्शन होगी, हर पार्ट पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रिएक्शन क्या होती है, जल्दी होती है। तो डेट मीन सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके हर पार्ट पे केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है, वो क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूँ, हमारे पास में लकड़ी है और लकड़ी का एक बंच है हमारे पास में पूरा, ये बंच ऑफ वुड। अगर उसे हम आग लगाए वो जल्दी जलेगा, अगर उस लकड़ी का हम क्या बना ले, ऑफ कोर्स पाउडर कन्वर्ट कर ले, वो पाउडर जल्दी जलेगा, तो ऑफ कोर्स पाउडर ही जल्दी जलेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट द पाउडर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव देन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म कम इफेक्टिव होती है और उसी चीज की पाउडर फॉर्म ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप किसी बर्तन में दूध को ठंडा कीजिए, और अगर उस बर्तन का सरफेस एरिया कम है, क्या है उसका सरफेस एरिया, जैसे ग्लास का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तो आप उसमें से ठंडा कीजिए तो सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर्स कम बनेगी, वेपर्स कम बनेगी तो लेट ठंडा होगा। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा ले, किसी ऐसे बर्तन में डाल ले जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो वी कैन से डेट सरफेस एरिया बढ़ने पे रिएक्शन जल्दी होती है। जैसे पॉन्ड्स जल्दी सूख जाते हैं, तालाब जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम कुएं की कंपैरिजन में करें, कुआं जो होता है हमारा, उसकी अगर हम कंपैरिजन करें किससे, पॉन्ड से, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर हो तो पॉन्ड पहले सूख जाएगा, क्योंकि वहाँ सरफेस एरिया फैला हुआ है। और पॉन्ड में क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर एरिया में वो पानी अंदर चला जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑन ईच पार्ट ऑफ सरफेस, ईच पार्ट ऑफ सरफेस। और अगर सरफेस के हर पार्ट पे रिएक्शन होगी तो डेट मीन्स रिएक्टेंट जल्दी कन्वर्ट होगा कहीं में, रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मोर, ये प्रोडक्ट में ज़्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट जितना जल्दी बनता है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होती है। अब एक याद रखने का तरीका ये भी आ चुका है, देखिए आप इसे याद कैसे रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है।
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है और सरफेस एरिया बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो ये इससे क्या इजी हो सकता है कि तीनों भी फैक्टर बढ़ने पे ही बस नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आपको याद रखना पड़ता है कि बॉन्ड किस टाइप के प्रेजेंट है वहां पे, वो आप कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, लास्ट फैक्टर है हमारा कैटलिस्ट। लास्ट फैक्टर है हमारा कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस is less effective, the crystalline form of any substance is less effective in comparison to powder form या amorphous form, powdered form या amorphous form। क्रिस्टलाइन फॉर्म कम इफेक्टिव होती है और उसी चीज की पाउडर फॉर्म ज्यादा इफेक्टिव होती है इन द पॉइंट ऑफ रेट, इन द पॉइंट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। लास्ट फैक्टर है हमारा फिफ्थ फैक्टर, दैट इज कैटलिस्ट। लास्ट क्या हमारा, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं आपको पता होगा, ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शंस होती है, थोड़ा समझिएगा। एक होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस जो डेली लाइफ में होती रहती है, एक होती है हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग बींग्स के अंदर चलती रहती है, जैसे आपने खाना खाया, डाइजेशन चल रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, दैट इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन। और जो डेली लाइफ में रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है, शरीर के अंदर जो रिएक्शन है बायोकेमिकल रिएक्शन है। अब बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को जो अफेक्ट करते हैं, मतलब आपका डाइजेशन स्लो है या फास्ट है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम कितनी एक्टिविटी दिखा रहा है अपनी। तो एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो डाइजेशन जल्दी हो जाता है, एंजाइम एक्टिविटी कम होती है तो रिएक्शन क्या होती है हमारी, स्लो हो जाती है। तो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट को कौन अफेक्ट करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। पर जो हमारी केमिकल रिएक्शन है डेली लाइफ वाली, इनकी रेट को कौन अफेक्ट करते हैं, दे आर कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट की ये डेफिनेशन है। जैसे मैं बात करूं आपसे, कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। अभी कैटलिस्ट यहाँ का टॉपिक नहीं है, कैटलिस्ट एक यहाँ का फैक्टर है बस, कि हमें यहाँ पढ़ना पड़ता है कि कैसे अफेक्ट करता है। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे इसके बारे में बस बात करेंगे। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो बता देता हूँ, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरे कौन से होते हैं हमारे, नेगेटिव कैटलिस्ट। दूसरे कौन से होते हैं हमारे, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, अब देखिए याद करने का तरीका फिर समझा दूंगा मैं खुद से। पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, यानी कि जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नेगेटिव कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें, कैटलिस्ट जो होते हैं वो जनरली डी ब्लॉक से ले जाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स होती है, या डी ब्लॉक के मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये वहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट के कितने टाइप है, सब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर होता है। यहाँ पे हमें पढ़ना होता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे घटाते हैं। हमें तो वो पढ़ना है यहाँ पे, तो याद तो हो जाएगा तुम्हारे। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला और नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने वाला। एक और चीज इसके साथ याद करिए, एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज दे डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज दे डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। एंड नेगेटिव कैटलिस्ट decreases the rate of chemical reaction because they increases the activation energy, because they increases the activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा देते हैं बट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को तो कम कर देते हैं बट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट, इसे कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करते हैं। तो प्लीज नोट डाउन, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ
कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं या कैसे डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सीखने को मिलेगा आपको इस चैप्टर का, जो कि आपको ध्यान से देखना होगा और ये आपको समझ आना चाहिए। देखिए, पहले हम किसे देखते हैं, पहले हम देखते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए क्या होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अभी बस आपको याद रखना है ई ए इज रिप्रेजेंटेड टू द एक्टिवेशन एनर्जी एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज टू द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है एक बार इसे समझिए। अब देखिए, यहाँ पे किसी रिएक्शन की रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन इस कोऑर्डिनेट पे क्या हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस। कोई भी ग्राफ हो वो इस दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन सेट करता है। कोई भी ग्राफ क्या करता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज या दो क्वांटिटीज जिन्हें मेजर कर सकते हैं उनके बीच रिलेशन सेट करता है। तो इधर तो मैंने पहली क्वांटिटी कौन सी ली, रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी कि इस साइड इस एक्सिस पे कौन बढ़ेगा हमारा, रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी। अगर ग्राफ इधर जाएगा तो रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी, और अगर मैं इधर लूँ तो इधर क्या होगा हमारा एनर्जी, इधर क्या होगा हमारा एनर्जी। अब देखिए, मान के चलिए ये किसी केमिकल रिएक्शन का ग्राफ है, ये क्या है हमारी किसी केमिकल रिएक्शन का ग्राफ। अब यहाँ पे आपके क्या है ए प्लस बी, कोई केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी और इससे हमने क्या बना लिया सी। अब टॉपिक क्या चल रहा है उसे समझा देता हूँ कि ए प्लस बी को जब हम रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं तो इससे प्रोडक्ट सी बनता है। अब जब ये प्रोडक्ट सी बनता है तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं कैसी है, हमने डिफाइन कर दिया कि दिस रिएक्शन इज स्लो। तो ये रिएक्शन अगर स्लो है तभी तो आप इसमें क्या इंट्रोड्यूस करोगे, आप इसमें इंट्रोड्यूस करोगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, ताकि इसकी रेट को आप बढ़ा सको। तो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी रिएक्टेंट है उसके जिसमें सी प्रोडक्ट बनाया, दिस रिएक्शन इज स्लो इन नेचर। और अगर ये स्लो है तो किसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी कंबाइन किया दैट इज रिएक्टेंट, और ये रिएक्शन का पाथ है, ये क्या हमारा पाथ ऑफ द रिएक्शन, पाथ है पाथ ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे हमारा क्या बन गया सी बन गया, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बना सी। तो ये पूरी रिएक्शन का पाथ है, यानी कि प्रोग्रेस है रिएक्शन की। अब क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है जिसकी वजह से वो रिएक्शन पूरी हो जाती है, उस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसे क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी की कम से कम आवश्यकता होती है कि वे रिएक्टेंट को कहीं में कन्वर्ट कर सके प्रोडक्ट में, और जितनी वो एनर्जी की उसे आवश्यकता होती है वही एनर्जी उसकी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है इसकी थ्रेशोल्ड। अब आप ये बताता हूँ ये क्या है, ये रिएक्शन की पूरी प्रोग्रेस है, यहाँ से रिएक्टेंट है यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी कि ये है। तो ये रिएक्शन का बीच वाला भाग होता है, ये रिएक्शन का क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन का बीच का भाग, अभिक्रिया मध्यवर्ती से बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसे एनर्जी बैरियर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, एनर्जी बैरियर। ऊर्जा का जो है ना यहाँ पे बांध होता है एक प्रकार से। देखिए यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये दिख रहा होगा क्योंकि इधर एनर्जी ली गई है, तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है। और एनर्जी जहाँ मैक्सिमम होती है वहाँ अनस्टेबिलिटी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो स्टेबिलिटी वहाँ सबसे कम होती है। तो कोई भी यहाँ पे नहीं टिकना चाहता, या तो वो इधर जाना चाहता है या वो इधर जाना चाहता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर एक बार इस रिएक्शन कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक बार अगर इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्रॉस कर जाए, क्या कर जाए, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्रॉस कर जाए, तो उस रिएक्शन को पूरा होने में बिल्कुल भी टाइम लगता है, वो एकदम कहीं में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए ये आवश्यक है कि उसके पास उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, ताकि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहीं में कन्वर्टेड किया जा सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में ये एनर्जी अवेलेबल होती है ड्यू टू मास, अगर उनके पास में ये अवेलेबल होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेल्फ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। बट समटाइम्स हमें क्या करना होता है, एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी होती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में उतनी कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से वे रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट मींस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और अगर वे एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं होंगे।
ऐसे केस में जब किसी के पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगी, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अब जैसे चाय बनती है, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है। जब चाय बनती है तो उस समय आपको हीट देनी पड़ती है। अब सारा सामान आपने मिलाकर रख दिया, क्या आप बिना हीट दिए आप रिएक्शन को करा सकते हैं? दैट मीन्स उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसे केस में मान के चलिए किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी एनर्जी अवेलेबल है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी थी वो रिएक्शन करते 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 यहाँ तक पहुँच गई, बट उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में कुछ एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करनी होती है। द एनर्जी विच इज सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द प्रोडक्ट, या ऐसे भी बोल सकते हैं यह है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to the reactant molecules to cross the reaction intermediate। रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी बाहर से सप्लाई की जाती है वही एनर्जी उसकी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक बात आप समझ लीजिएगा कि कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बट कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे केस में क्या होता है, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बाहर से एनर्जी सप्लाई करी जाती है, तो एनर्जी देके उन्हें क्या करा जाता है? एक्टिवेट किया जाता है, और वो कहीं को क्रॉस कर जाते हैं, हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्रॉस कर जाते हैं और कहीं में कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? घटा देता है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो पाथ क्या होगा रिएक्शन का? रिएक्शन का पाथ कैसा होगा? छोटा होगा। और रिएक्शन का पाथ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम, तो रिएक्शन का पाथ होगा छोटा और पाथ होगा स्मॉल, तो कवर करना आसान होगा। और पाथ स्मॉल होगा तो कैन बी इजीली कवर, और अगर कवर कर पाएंगे तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो पाथ को शॉर्ट कर देते हैं। और पाथ किस वजह से शॉर्ट होता है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सिमिलरली अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम सिमिलरली बात करें निगेटिव कैटलिस्ट का ग्राफ कैसा होगा, इधर हम रिएक्शन प्रोग्रेस आरपी और यहाँ पे क्या लेते हैं हम? एनर्जी। और ये कोई रिएक्शन है जिसका ये पाथ है, पाथ ऑफ रिएक्शन, यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट। और अब मान के चलिए कौन सा ले रहे हैं हम? नेगेटिव कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर लें, यहाँ पे ले लें हम नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, पहले इतनी देनी थी, अब आपको इतनी देनी पड़ रही है, तो पाथ ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर गया है। और अगर पाथ बढ़ेगा, अगर पाथ बढ़ेगा तो पाथ जितना ज़्यादा लंबा होगा तो रिएक्शन उतनी स्लो होगी। दैट मीन्स negative catalyst decreases the rate of reaction because they increases the path of the reaction and activation energy of the reaction। तो ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने होते हैं जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रेट, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ये दोनों ग्राफ पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट में एक्सप्लेन करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स डिक्रीज करते हैं। ओके, अब इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।